अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी करना है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी एक्सिस वाले लाइन पे, एक्सियल लाइन पे डाइपोल के। ठीक है, वो हमारे पास डाइपोल ये होता था, तो एक्सिस वाली लाइन पे हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब के वाले लेक्चर में हमने क्या करना है, डाइपोल मोमेंट जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये लाइन जो मेरे पास आ गई है वो उसकी इक्वेटर की लाइन है। इस लाइन पे हमने पॉइंट एज्यूम करना है और वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब आप लोग फोकस करो इस पॉइंट पे कि फिगर किस तरह से बनी है। अगर आपको ये फिगर जो डायग्राम जो मैं बना रही हूँ अगर ये अच्छे से आपको क्लियर होगी तो आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये फिगर को ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे निकालने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डाइपोल होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि डाइपोल जो होता है वो खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनाता है। ठीक है, डाइपोल खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा जो डाइपोल है एज सच वो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। जो उसके चार्जेस होते हैं जैसे माइनस क्यू या प्लस क्यू, ये चार्ज क्या करते हैं, हमारे पास फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से हमने ये चेक करना है कि जो ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी और जो प्लस क्यू की वजह से निकलेगी उनको हमने आगे स्टडी करना है। ठीक है, अब दिस इज़ द डाइपोल, ये मेरे पास डाइपोल था। से एज्यूम करती हूँ कि मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे पॉइंट पी जो है वहाँ पे ये एज्यूम कर लिया कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये कोई भी टेस्ट चार्ज है मेरे पास, कोई भी ऑब्जर्व करने वाला यूनिट पॉजिटिव लिया है मैंने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट में मान लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब जो सारे डिस्टेंस हैं जो मैंने मेजर करने हैं मैं वो यहीं से अपने मान लूँगी, ना तो इस जगह से शुरू होगा ना इस जगह से, कहाँ से, ओ वाले पॉइंट से मैंने इसके डिस्टेंस जो हैं वो लेना है कि पी वाला का डिस्टेंस कहाँ से होगा। ठीक है, से ओ से लेके पी तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर, ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में याद हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो हमारे पास लाइन बनती थी उसकी डायरेक्शन कहाँ होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, लेकिन जब हमने डाइपोल के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती थी वो किस तरफ होती थी, नेगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो सेम तरीके से मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ। कहाँ से, ये वाला ए से लेके बी की तरफ, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन आ गई डाइपोल मोमेंट की। आपको पता है टोटल लेंथ जो होती है डाइपोल की वो कितनी होती है, 2a। ठीक है, डाइपोल की जो पूरी लेंथ होती है वो 2a होती है। तो ये मेरे पास सेंटर वाला पॉइंट है तो ये आधा कितना हो गया a और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, स्मॉल a। तो दोनों को अलग अलग करके हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे हमने निकालने हैं p। सबसे पहले किसके कंसर्न में लेके, माइनस क्यू की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से निकालना है, प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ये वाली जो मेरे पास दी हुई हैं मैं इनको कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो मेरे पास ट्राइंगल बनी हुई हैं वो दोनों ही कैसी हैं, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब मुझे ये वाला मेरे पास बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर मेरे पास दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्स निकालना है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम मैं ये इजीली यहाँ पे निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेस का स्क्वायर जो मेरे पास बेस दिया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस, और जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर दिया है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर हाइपोटेन्स का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर जब इधर चला जाता है तो क्या बन जाएगा, इस पूरे टर्म पे रूट आ जाता है। सेम तरीके से मैंने इस पर निकालना है, इसकी भी वैल्यू बेस की सेम है और इधर भी वैल्यू आर जो है वो सेम है, तो ये भी वैल्यू मेरे पास सेम निकल आएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब आपने देखना है माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पी वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो निकालनी है हमने। ठीक है, अब माइनस क्यू आपको पता है जो पॉजिटिव वाला जो हमारे पास चार्ज होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकलती हैं और जो नेगेटिव वाला होता है उसके टुवर्ड्स आती हैं। तो ये डायरेक्शन आपने अच्छे से याद रखना है कि किस डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, E1 मैं इसको बोल देती हूँ, वो किस तरफ होगा, इस तरफ, इसके अंदर की तरफ आता हुआ, टुवर्ड्स द ए, मतलब इसके अंदर तरफ आता हुआ। और अगर हम प्लस क्यू की वजह से देखें तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो मेरे पास बनेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर,
तो ये मेरे पास से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वजह से आ गई, प्लस क्यू की वजह से, और ये किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना कि माइनस क्यू की मैंने टूवर्ड्स क्यू बनाया है क्योंकि नेगेटिव की तरफ आ रही होती है, और प्लस क्यू का क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ये जो मेरे पास पीज वाला जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इससे बाहर की तरफ जा रही है। अब इसके अलॉन्ग मैं क्या करती हूँ, एक पैरेलल लाइन क्या है ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे पास एक पैरेलल बन गई लाइन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। से दिस इज एंगल थीटा, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है, और ये वाली भी लाइन जो क्या है पैरेलल लाइंस हैं, तो दो पैरेलल लाइंस हैं मेरे पास, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। और अब देखो, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है एंड दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल, तो ये वाली जो लाइन मेरे पास आ रही है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कौन से बनेंगे मेरे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर वो थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी मेथड से सिर्फ निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ज्योमेट्री के कि आप एंगल्स कैसे भी निकाल सकते हो। कोई भी इजी मेथड है, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है। अब हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो बारी बारी देख लेते हैं। दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ई वेक्टर है, E1 वेक्टर, और दूसरा है E2 वेक्टर, ठीक है। E1 वेक्टर जो हमारे पास है माइनस क्यू की वजह से, और दूसरा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। अब पिछले जो हमारे पास प्लस वन के बेसिक्स में हमने पढ़ा था, जो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व करते हैं वो हमारे पास दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होते हैं। एक कंपोनेंट होता है हमारे पास कॉस थीटा का, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा का कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी, एक कॉस थीटा के कंपोनेंट में और दूसरी साइन थीटा के कंपोनेंट में। तो चलो अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास कौन सी है, ये वाली, इसको करती हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, ठीक है। अब इसके साथ जो मेरे पास ये जो बन रहा है एंगल थीटा, तो जिसके साथ आपको पता है एंगल थीटा बनता है, वो वाली साइड हमारे पास कौन सी होती है, कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, E2 कॉस थीटा। तो ये मेरे पास किसका आ गया, कॉस थीटा का कंपोनेंट था, तो ये कॉस थीटा का हो गया क्योंकि एंगल मेरे पास इसके साथ बन रहा है। और जो दूसरा मेरे पास रेस्ट होता है, दूसरी साइड जो होती है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर वाला मेरे पास कौन सा होता है, साइन थीटा का कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर वाला आ गया वो कौन सा आ गया, साइन थीटा का कंपोनेंट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है कि एक कंपोनेंट मेरे पास कौन सा आ गया, E2 का जो रिजॉल्व किया कि इसके साथ जो मेरे पास पैरेलल लाइन बन रही है उसके साथ ये कितना बना रहा था, एंगल थीटा एंगल बना रहा था। तो जो थीटा के साइड वाला होता है वो हमारे पास कौन सा होता है कंपोनेंट, कॉस थीटा का, तो E2 कॉस थीटा आ गया। जो दूसरा इसका परपेंडिकुलर में होता है वो ये वाला आ गया, परपेंडिकुलर मैंने बनाया, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा का। अब सेम तरीके से हम E1 वेक्टर को भी यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो E1 वेक्टर मेरे पास है, E1 ये एंगल बना रहा है इस वाली पैरेलल लाइन के साथ, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो पैरेलल लाइन के साथ बना रहा है वो वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। और जो दूसरा मेरे पास जो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा कंपोनेंट, ठीक है। तो वो दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, E1 साइन थीटा का कंपोनेंट। क्लियर है, जैसे हमारे पास ये था, इसके साथ इसने एंगल थीटा बनाया तो ये बन गया E1 कॉस थीटा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर जो बचा वो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया, E1 साइन थीटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि चार्जेस जो हमारे पास होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फील्ड जो बनाते हैं वो सेम ही बनाते हैं, बट इनकी डायरेक्शंस वगैरह क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अब आप इधर देख लो कि E1 और E2 ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इन दोनों की फील्ड की वैल्यू तो सेम है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक है। बट अब इधर देखो, आप डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। E2 कॉस थीटा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और E1 साइन थीटा किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ तो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू ने भी उतनी ही स्ट्रेंथ की फील्ड बनानी है जितनी प्लस क्यू ने बनानी है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो इन दोनों का कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जो हमें नेट जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड
बनेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ, क्योंकि इस डायरेक्शन की तो कोई बची ही नहीं, ठीक है। इस डायरेक्शन वाली तो क्या हो गई, कैंसिल होगी ना, इस डायरेक्शन वाली। किस डायरेक्शन की बची, सिर्फ इस वाले डायरेक्शन की बची। ये दोनों जो ऐड होके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो वाली डायरेक्शन बची, और यहाँ से हम वो वाली नेट पूरी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ गई, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में लग रहा है पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी डाइपोल मोमेंट किस तरफ लग रहा है, हमारा इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ये फिगर क्लियर है तो आगे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब आगे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू की वजह से। तो ये मेरे पास कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाला टर्म्स है तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 1/4 क्यू ओवर क्या होता है आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस ये वाला आ गया, इसका ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। आर स्क्वेयर मतलब उसका ए पी का स्क्वेयर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज लिख सकते हो, मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 क्यू ओवर ए पी की वैल्यू देखो, ए पी कितना है ए से लेके पी तक, ये जो हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास अंडर रूट कितना आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सब पे स्क्वायर रूट है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया स्क्वायर कर दिया। अब ये मेरे पास अंडर रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट, तो टर्म जो मेरे पास बन जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो सेम तरीके से हमारे पास किसकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की आ जाएगी। E2 वेक्टर भी मेरे पास सेम प्रोसेस से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की ट्राइंगल कैसी हैं आइडेंटिकल हैं, ये भी वैल्यू सेम दी हुई है। तो E2 वेक्टर भी आ जाएगा 1/4 क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कि दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से उन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है सेम है, बस डायरेक्शन क्या रहेंगी इनकी अपोजिट रहेंगी। तो अब जो हमारे पास जो कंपोनेंट था E1 साइन थीटा का और E2 साइन थीटा का वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो इस वजह से जो हमने ये कंपोनेंट रिजॉल्व किया था वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से दो कंपोनेंट बचे जिनको हमने ऐड करना है E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इन दोनों की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर देख लें E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा वाले दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम है, E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम है, तो हम इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास सेम है। तो ये मेरे पास क्या बन गया 2 टाइम्स E1 कॉस थीटा। अब चाहे E1 कॉस थीटा लिख दो चाहे E2 कॉस थीटा लिखो, दोनों बात सेम ही होगी, ठीक है। अब यहाँ तक ये इतनी वैल्यू हमने लिख दी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब इसकी जगह पे हम ये जो E1 दिया हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो 1/4 और साथ में ये कितना दिया हुआ है चार्ज Q ओवर ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और साथ में कौन सा कंपोनेंट है कॉस थीटा। ये हमारे पास यहाँ तक इतना निकल आया। आगे हमने क्या करना है यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब कॉस थीटा भी इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप चाहे ये वाली ट्राइंगल चूज़ करो चाहे ये वाली ट्राइंगल चूज़ करो, दोनों से ही वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्स, ठीक है। तो बेस यहाँ पे मेरे पास कितना दिया हुआ ए लिख सकती हूँ बेस की जगह, और हाइपोटेन्स मेरे पास क्या निकाला था ये वाली वैल्यू क्या थी मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अगर आप यहाँ से भी देखो तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से भी सेम ही निकलेगा, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की। अब ये जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँगी। ओके, तो मैंने इक्वेशन दोबारा यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब देखो हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी थी, तो मैंने इस इक्वेशन से जो मैंने कॉस थीटा निकाला था पीछे से वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो ये मेरे पास निकल गया ये। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास इधर पावर कितनी है 1 और नीचे भी मेरे पास पावर कितनी है 1/2, तो इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो मेरे पास पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे लिख देती हूँ 2QA, इधर नीचे आ जाएगा 4πε0
और ये मेरे पास सॉल्व होके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। हेयर द पावर 1/2, दिस इज द 1। जब आप एड ऑन करोगे एलसीएम लेके तो पावर कितनी बन गई टोटल 3/2। ठीक है, अब 2qa ये हमारे पास पता है, ये वैल्यू किसकी बनती है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। तो इस पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं पी वेक्टर, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और इधर क्या निकाल रहे थे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जो नेट हमारे पास चार्ज निकल रही थी इलेक्ट्रिक। तो ये मेरे पास आ गया पूरा ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास इक्वेटर्स पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आएगी वो इतनी आएगी, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमको पता है, जैसे मैंने बाई कैलकुलेशन आपको बताया था डायग्राम में, तो ये जो डाइपोल मोमेंट था अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी के साथ नेगेटिव वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अभी मैंने पीछे आपको बताया था जब हमने ये निकाला था इसमें कि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस तरफ आई, तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गए अपोजिट। एक इस तरफ है तो दूसरा कहाँ आ गया इस तरफ, तो जो इस तरफ वाला है मैं इसको इधर लिख दिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि है ये पॉजिटिव क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा नेगेटिव साइन। आगे हम इसका स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस में हमने क्या केस करना है, सबसे पहले कि इफ़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास बहुत छोटा है, मतलब उनके जो -q और +q के बीच का अगर जो डिस्टेंस अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है, हमें पता है जो डाइपोल हमारे पास होता है -q से लेके +q, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a। अगर ये वाला डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस डाइपोल का है 2a, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये डाइपोल मेरे पास इतना सा है, इतना छोटा सा कोई डाइपोल पड़ा है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है उसी का डिस्टेंस R है ना, ये कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो P है वो कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है, और ये जो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये वाला इसके कंपैरिजन डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस हमें बहुत ही छोटा अपीयर होगा, बहुत छोटा दिखाई देगा, मतलब 2a इज़ वेरी मच लेस देन r, r से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इन केस ऑफ r से जब वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम इसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर दें, a को अगर हम देखें भी ना, हम इम्पॉर्टेंस सिर्फ r को ही दें। ठीक है, अगर हम a को नेगलेक्ट कर रहे हैं नेग्लिजिबल समझ के, तो इसका मतलब ये नहीं कि a एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर a होगा नहीं तो मतलब डाइपोल ही नहीं है, ख़त्म है, नहीं, बस डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, कि इसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं दूर रखा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके सामने एक ये पॉइंट चार्ज की तरह लग रहा है, बहुत छोटा है। ठीक है, 2a, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो a है इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हमने क्या करना है नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू -p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये अगर ये वैल्यू मेरे पास इग्नोर होगी, ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब इसको हमने 0 मान लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सिंपल r स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये क्या बन गया सिर्फ -p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में इधर ऊपर पावर कितनी है क्यूब, तो ये टोटल पावर कितनी आ जाएगी क्यूब। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये इतना एक्सप्रेशन हमारे पास निकल गया।